हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और रिसेंटली जापान से एक न्यूज़ सामने आ रही है जहाँ पे बताया जा रहा है कि जापान को एक न्यू आइलैंड मिला है और इसका रीज़न बताया जा रहा है कि वहाँ पे एक अंडर वाटर वॉल्केनो था जो इरप्ट हो चुका है। उसके इरप्शन से एक न्यू लैंडमास क्रिएट हुआ है और ये जो लैंडमास है 12,000 किलोमीटर दूर है उनकी कैपिटल टोक्यो से। तो आप यहाँ पे भी आर्टिकल में देख सकते हो कि एक न्यू आइलैंड इमर्जेस, ठीक है, आफ्टर अंडर सी वॉल्केनो इरप्शन। तो बेसिकली इसी चीज़ से यहाँ पे न्यू लैंडमार्क क्रिएट हुआ है। तो हम इस वीडियो में सब कुछ डिस्कस करेंगे इस आइलैंड से भी रिलेटेड और साथ ही साथ इससे जापान को क्या फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि आपको पता होगा कि जापान की जो आइलैंड्स है, ठीक है, वो दिन ब दिन यहाँ पे इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो इसके पीछे के रीजंस को भी हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे शुरू करने से पहले मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। आपको पता होगा हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, ईसीआई। तो इसने अभी एक इंडियन एक्टर को एक नेशनल आइकन बनाया है, ठीक है, एज अ रिकॉग्नाइज किया है नेशनल आइकन, और वो वोटर अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कौन से इंडियन एक्टर को एज अ नेशनल आइकन इन्होंने रिकॉग्नाइज किया है हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, टू इंक्रीज वॉट यहाँ पे वोटर अवेयरनेस, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये चार ऑप्शन है: अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, राजकुमार राव या फिर रजनीकांत। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसको लाइक कर दूंगा जिसका भी करेक्ट होगा, ताकि दूसरों को पता चल जाए। और वरना आपको आखिरी में आंसर मैं बता ही दूंगा, तो आप वहां से भी पता कर सकते हो ना। अगर हम आगे बात करते हैं, हमें पता है कि इंडोनेशिया को हम लोग लैंड ऑफ थाउजेंड आइलैंड्स के टाइटल से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ में अब ऐसा लग रहा है देखने में कि अब जापान इस पर्टिकुलर टाइटल को, आप समझ सकते हो कि एक टाइप से कंटेंडर बनना चाह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखा गया है कि पिछले कुछ सालों में ना जो जापान के आइलैंड्स के जो नंबर है वो दिन पर दिन इंक्रीज हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे जो इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली थी, यहाँ पे बताया जाता है कि जो प्रेजेंट में इन्होंने जो काउंटिंग की है इस साल में, वो डबल हो चुकी है आइलैंड्स की जो इन्होंने पिछले साल काउंटिंग की थी। तो आप खुद समझ सकते हो कि अब इनके जो आइलैंड्स है वो दिन पर दिन इंक्रीज हो रहे हैं। भले छोटे आइलैंड्स हो या फिर कोई रहने वाले आइलैंड्स ना हो, पर आइलैंड आइलैंड है तो ये काउंट होंगी, ठीक है। और साथ ही साथ हम जो ये वाला इरप्शन के बाद जो आइलैंड बना है ये भी अब इस लिस्ट में ऐड हो चुका है। और जो ये आइलैंड अभी क्रिएट हुआ है ये इनका एक आइलैंड है, इवोटो करके, ठीक है। तो उसके ही कोस्ट एरिया के आसपास ये यहाँ पे फॉर्म हुआ है, जिसको यहाँ पे पहले बताया जाता है जो आइलैंड इवोटो है, ठीक है, उसको हम लोग पहले इवो जीमा के नाम से जानते हैं। तो इसी रीजन में यहाँ पे ये न्यू आइलैंड बना है जहाँ पे ये वॉल्केनिक इरप्शन से बना है, ठीक है। तो अब ये जो चीज़ हुई है, ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन जो हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि एक बार हुआ और उससे ही आइलैंड बन गया, ये बहुत सारे हफ्ते यहाँ पे चला है। और इसके बाद जाके अब जापान ने इसके कंफर्मेशन दिए कि हाँ, ये वॉल्केनिक इरप्शन जो कुछ महीनों कुछ हफ्तों से चल रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे एक आइलैंड बना है जो हालांकि बहुत छोटा है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसका डायमेंशन बताया जा रहा है, इसका डायमीटर है 100 मीटर का। तो अपने आप में बहुत छोटा आइलैंड है, पर आइलैंड आइलैंड के लिस्ट में काउंट हो गई। अभी जो ये आइलैंड फॉर्म हुआ है एक पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू ही ये फॉर्म हुआ है। जैसा मैंने आपको बताया था कि ये अंडर वाटर वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है जिसकी वजह से ये फॉर्म हुआ है। तो बेसिकली क्या होता है कि इरप्शन में मोल्टन रॉक्स या फिर लावा, ठीक है, दोनों ही मोल्टन रॉक्स एंड लावा यहाँ पे इरप्ट होते हैं। और जब ये एक ठंडे ओशन से मिलते हैं तो एक ये हार्डन रॉक बनाते हैं, ठीक है। हमने ये ज्योग्राफी में पढ़ चुका है। तो उसकी वजह से यहाँ पे एक हार्ड रॉक बनती है। और क्योंकि अगर ये सिर्फ एक हफ्ते हुआ होता, ठीक है, तो ये ओशन बेड पे ही रह जाता, ठीक है, मतलब समुद्र के नीचे ही रहता, उसके बेड पे रहता, ठीक है। आप इस इमेज में भी देख पा सकते हो कि ओशन बेड क्या होता है। तो बेसिकली अगर ये एक हफ्ता या ऐसे कुछ रहता, ठीक है, एक दिन होता, तो ये सिर्फ ओशन बेड पे रहता। क्योंकि अब ये बहुत हफ्तों तक चल रहा है ये पर्टिकुलर प्रोसेस, तो इसकी वजह से जो ये हार्डन रॉक है, ठीक है, जो हमें दिख रही है, ये अब सरफेस पे आ गई ओशन के, ठीक है, ओशन से ऊपर उठ चुकी है। तो इसलिए हम इसको आइलैंड बुला रहे हैं। अगर ये ओशन बेड पे ही रहता तो ये आइलैंड नहीं होता, ठीक है। और हमें पता है कि जापान जो है पैसिफिक रीजन में पड़ता है, ठीक है, पैसिफिक ओशन में। तो ये जो आइलैंड बना है ये पैसिफिक रीजन में बना है। और साथ ही साथ ये जो मैंने आइलैंड आपको बताया, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसका जो डायमीटर है 100 मीटर के अराउंड है। और साथ ही साथ ये ओशन से 20 मीटर की हाइट पे है, ठीक है, बस 20 मीटर अबव है ओशन से। और जो कि अगर हम देखते हैं ना तो बहुत छोटा आइलैंड है माना है, पर इसमें आइलैंड आपको काउंट करना ही पड़ता है, ठीक है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, एक आइलैंड की तरह काउंट हो गई। और इससे जापान के जो ऑफिशियल आइलैंड काउंट्स है उसको ये इंक्रीज करता है, ठीक है। अब मैं इसको इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि हर एक आइलैंड जो होता है ना वो ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे बच जाए, ठीक है। ओवर द टाइम ऐसे बहुत से आइलैंड जापान के भी हैं जो यहाँ पे डूब चुके हैं, मतलब समुद्र के अंदर जा चुके हैं ओवर द ईयर्स। तो इसलिए यहाँ पे देखना ये भी है कि जो ये आइलैंड अभी ऊपर आया है, ठीक है, अब ये सिर्फ 20 मीटर अबव है ओशन से। तो यहाँ पे अगर मान के चलो कि अगर कोई सुनामी या कुछ आता है, ठीक है, टॉर्नेडो आता है, सुनामी आता है, टाइफून आता है, तो उस केस में ये जो आइलैंड है ये समुद्र के नीचे चला जाएगा। तो उस टाइम पे यहाँ पे जो जापान की ऑफिशियल काउंट है आइलैंड का उसमें से ये आइलैंड हट जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी नहीं होता है कि हमेशा ही कि कोई आइलैंड अगर कोई क्रिएट हुआ है तो वो हमेशा से ही रहेगा, उसका काउंट बना रहेगा। तो क्योंकि यहाँ पे जापान पहले भी ऐसे आइलैंड्स खो चुका है,
तो यहाँ पे चांसेस होते हैं आइलैंड्स खोने के अगर उसका जो सरफेस है वो कुछ ही मीटर के अबव है, ठीक है, ओशन से। और जब भी कोई न्यू आइलैंड बनता है तो उसको सॉलिडिफाई होने में भी टाइम लगता है, ठीक है, क्योंकि वो इनिशियली ऐश या फिर आप बोल लो वॉल्केनिक रॉक जो कि उसके फ्रेगमेंट्स होते हैं, ठीक है, इन सब से बना होता है और ये स्टेबल फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई मान के चलो कोई वेव भी आती है ना तो वो भी इस आइलैंड को यहाँ पे डुबा सकती है, ठीक है, मतलब कि अगर कोई वेव आ रही है तो उस केस में ये आइलैंड ही नक्शे से गायब हो सकता है, ठीक है, मैप से ही हट सकता है। तो उसको परमानेंट आइलैंड बनने के लिए एक स्टेबल फॉर्मेशन में आना पड़ेगा, ठीक है, और उसके लिए क्या चाहिए होगा, उसको लावा चाहिए होगा। जितना ज़्यादा लावा यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, ठीक है, इरप्शन में, उतना ज़्यादा वो उसके हाई चांसेस है कि वो परमानेंट आइलैंड बन सकता है। पर वो इस केस में हमें देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे जो आइलैंड बना है इवोटो के पास, ठीक है, इवोटो आइलैंड के पास जो एक छोटा सा आइलैंड बना है, इस केस में यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो बहुत यहाँ पे बोल सकते हो हफ्तों से जो इरप्शन हो रहा था अब धीरे धीरे यहाँ पे बंद हो रहा है। और इसकी वजह से यहाँ पे हो सकता है कि आगे जाके ये एक टेम्पररी ही आइलैंड है, ठीक है, यहाँ पे जापान का जो अभी लिस्ट में ऐड हुआ है और आगे जाके हो सकता है कि ये मैप से गायब हो जाए। नाउ अगर हम बात करते हैं कि अब ये जो आइलैंड बना है, ठीक है, अब इससे जापान को क्या फ़ायदा हो सकता है या फिर कभी भी कोई आइलैंड बनता है तो उसको कंट्रीज़ को क्या फ़ायदा हो सकता है। तो बेसिकली जब भी कोई आइलैंड बनता है तो उससे कंट्री जो है ना अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन, ठीक है, जिसको हम लोग ईईज़ेड बोलते हैं, उसको एक्सटेंड कर सकती है, ठीक है। तो इसकी जो एक्सटेंड करने की रेंज होती है वो 370 किलोमीटर्स की होती है कि अगर मान के चलो आपकी कोस्ट जहाँ पे भी है, ठीक है, तो वहाँ से 370 किलोमीटर्स तक ये आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा, ठीक है, जहाँ पे अगर मान के चलो कोई दूसरी कंट्री आती है, कोई शिप आता है उस कंट्री का, तो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी वहाँ पे उस जोन में आने के लिए। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि यहाँ पे आप फिशिंग कर सकते हो, मतलब सारी जो वाटर एक्टिविटीज़ है, ठीक है, ऑयल से रिलेटेड हो गया, कुछ हो गया, तो ये सब आप इसी जोन में कर सकते हो, ठीक है, कोई आप बाहर जाके कोई ओशन के बीचों बीच नहीं कर सकते हो। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आपका जितना ज़्यादा इंक्रीज होगा उतना ज़्यादा आपके पास फिशिंग के, ऑयल प्रोडक्शन के, ये सब के अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं वहाँ पे तो आपका चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। इसलिए हम लोग देखते हैं कि चाइना भी यहाँ पे जितने भी यहाँ पे वाटर के रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है, उन सब में अपना जो उनका साउथ चाइना सी है वहाँ पे अपना आप बोल सकते हो कि डोमिनेंस दिखा रहे हैं, जबकि उनका लैंड वहाँ पे पड़ता भी नहीं है, ठीक है, इतना। तो इसकी वजह से ही दिखा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे फिशिंग कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं और वहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत अच्छे हैं, इसलिए वहाँ पे वो अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बढ़ाना चाह रहे हैं। तो एक तो यहाँ पे मेजरली यहाँ पे ये रीज़न होता है, ठीक है, कि यहाँ पे कंट्री को क्या फ़ायदा हो सकता है इससे। नाउ जैसा आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ठीक है, अब यहाँ पे ये जितना भी आपको ये रेड एरिया दिख रहा है ना, ये इसको हम लोग बोलते हैं रिंग ऑफ फायर, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो जापान जो है ये इसी रीजन में फॉल करता है, तो ये जो रीजन है यहाँ पे आपको वॉल्केनोज मिलेंगे, ठीक है। अब ये पैसिफिक रीजन में पड़ता है, पैसिफिक ओशन में, और यहाँ पे जितने भी आपको रेड एरिया दिख रहा है यहाँ पे हर जगह पे आपको वॉल्केनो दिखेंगे, भले चाहे वो अंडर वाटर हो या फिर कोस्ट पे हो, ठीक है। अब ये भी एक रीज़न है कि यहाँ पे जो जापान है उसके जो आइलैंड्स इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, उसका भी मेन रीज़न यहाँ पे रिंग ऑफ फायर है क्योंकि वो इस रीजन में यहाँ पे पड़ता है। और यहाँ पे हमें देखने को भी मिलेगा कि आगे कि जापान की जो टेरिटरी है, ठीक है, वो कीप यहाँ पे बढ़ती रहेगी, ठीक है, यहाँ पे और ना कभी आइलैंड बढ़ते ही रहेंगे, हमेशा आते ही रहेंगे क्योंकि वो इस रीजन में यहाँ पे फॉल कर रहा है। अब यहीं पे हम लोग वापस चलते हैं अपनी क्वेश्चन की तरफ। तो मैंने आपसे यहाँ पे पूछा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किस एक्टर को रिकॉग्नाइज किया है नेशनल आइकन, ठीक है, यहाँ पे वोटर अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है राजकुमार राव, और यहाँ पे आप आर्टिकल में भी देख सकते हो। और एंड में मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन आवर चैनल, ठीक है, उसका लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर कर देना ताकि दूसरों तक पहुँच सके। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।